नमस्कार दोस्तों। एक डेमोक्रेसी के अंदर ये ज़रूरी है कि जो लोगों को लीड करते हैं यानी नेता हैं वो एक एग्जाम्पल सेट करें। लेकिन अगर वही नेता क्रिमिनल्स हों या क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हों तो क्या उन्हें लीड करने की आज़ादी होनी चाहिए? इस पर बहुत समय से डिबेट चलती है और इसको ब्रॉड तरीके से नहीं देखा जा सकता है, इसकी डेप्थ में जाना होगा। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आया 20 अगस्त को इन द लोकसभा और उसके बाद बहुत बड़ा बवाल मचा पूरे देश में। अगर आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस को प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे जनरल स्टडीज पॉलिटी के कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, जिसमें 70 आवर्स में मैंने नॉट ओनली प्री पर्सपेक्टिव बट कंप्लीटली मेंस पर्सपेक्टिव और खास तौर पे गवर्नेंस के ऊपर फोकस देते हुए डिटेल्ड लेक्चर्स लिए। कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं जिस न्यूज को हम पढ़ने वाले हैं। कॉन्टेक्स्ट ये कि 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी संविधान को चेंज करने का एक प्रपोजल रखा गया है इन द लोकसभा। दिस प्रपोजल हैज नाउ बीन सेंड टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। बट हमारा आज का डिस्कशन का पर्पस इस कमिटी के बारे में नहीं बल्कि इस बिल और इसके कंटेंट्स के बारे में है। देखिए, हम काफ़ी सालों से चर्चा कर रहे हैं कि भारत में इलेक्शंस या इलेक्टोरल प्रोसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी प्रॉब्लम है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब सरकार का ये कहना है कि हम ये बिल इसलिए लेके आए हैं ताकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर रोकथाम लगाई जा सके। इसके अलावा जो पब्लिक लीडर्स हैं, खास तौर पे जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर किसी ना किसी तरीके से लॉ प्रॉपरली अप्लाई किया जा सके। पर क्या इस कानून के कंटेंट्स में ऐसा हुआ है? आइए जानते हैं सबसे पहले बाय लुकिंग एट द टेक्स्ट ऑफ द बिल। तो 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें दो मेजर आर्टिकल्स, इनफैक्ट 3 मेजर आर्टिकल्स को बदलने की बात की गई है। सबसे पहले संविधान के आर्टिकल 75 के अंदर उन्होंने बदलाव लाने की बात की है। मैं 75 समझा दूंगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 164 जो आर्टिकल है, दूसरा आर्टिकल है, वो भी आपको समझ आ जाएगा। आपको पता होगा हमारे देश में दोनों सेंटर यानी यूनियन और स्टेट यानी कि राज्य सरकारों के रिलेटेड अलग अलग प्रोविजंस हैं। सेपरेटली उन्हें बताया गया है कि कैसे अरेंज किया जाएगा। अब सेंटर की बात करें तो सेंटर में जो मिनिस्टर होता है, मंत्री होता है, वो कौन होता है? मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट who is appointed by the president. Prime Minister is one of those ministers. Who will become the Prime Minister? ये कैसे डिसाइड होता है? इलेक्शन होते हैं लोकसभा के अंदर, जिसके पास मेजॉरिटी होती है वो पार्टी अपना नॉमिनी देती है कि भाई ये बंदा हमारा प्रधानमंत्री बनेगा और उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री अपॉइंट किया जाता है। आफ्टर दैट द प्रेसिडेंट टेल्स दैट so and so people, other members of parliament will become मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से ये नहीं कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो उनको कहते हैं उन लोगों को ही वो मिनिस्टर बना सकते हैं। अब आपके पास प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स आ गए जिनसे सरकार बनेगी। दिस पर्टिकुलर एक्ट और अमेंडमेंट ट्राइज टू प्रोवाइड कंडीशंस फॉर अ मिनिस्टर। व्हाट आर द कंडीशंस? इफ अ मिनिस्टर इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड फॉर 30 कंसेक्यूटिव डेज, ध्यान रखिएगा, अगर उस मिनिस्टर की डिटेंशन, अरेस्ट का ड्यूरेशन 30 कंसेक्यूटिव डेज है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति के ऊपर अब ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, आर्टिकल 75 का ये वाला क्लॉज। बट अनदर कंडीशन इज देयर। कंडीशन क्या? कि जो ये अरेस्ट हुआ है या डिटेंशन हुआ है, इट शुड बी इन सच अ केस जिसमें इंप्रिजनमेंट 5 years या उससे ज्यादा तक की हो सकती है। सो द इंप्रिजनमेंट कैन बी 5 years और मोर। ऐसे ऑफेंसेस के अंदर या ऐसे क्राइम के अंदर उसको अरेस्ट किया गया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी छोटे मोटे क्राइम के लिए अरेस्ट कर लिया, देन इट विल नॉट अप्लाई। बट अ क्राइम फॉर विच पनिशमेंट कैन बी 5 years और इवन मोर देन दैट। For such a crime, if the minister is arrested and if the minister is arrested in the detention for 30 consecutive days, then that minister will be removed by the office by the president. तो उस व्यक्ति को मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया जाएगा
ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस नहीं भी दी, इवन इफ द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट एडवाइस, ये आगे वाले में लिखा है, अगले प्रोविजन में लिखा है, तब भी 31st डे पे ऑटोमेटिकली दैट मिनिस्टर विल लूज हिज पोजीशन, वो अपनी मिनिस्टीरियल पोस्ट खो देंगे। क्या वो अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट लूज कर देंगे? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए देयर इज अ सेपरेट सेट ऑफ लॉज, जिसके चलते आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8 से लेकर 11 तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन देखोगे, एंड आई विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो लेटर। बट अभी बात मिनिस्टर की पोस्ट की हो रही है, तो मिनिस्टर की पोस्ट से वो हट जाएगा ऑटोमेटिकली ऑन द 31st डे इफ ही इज इन डिटेंशन फॉर 30 days विच आर कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। इसके अलावा ये वाला प्रावधान ना प्राइम मिनिस्टर पे भी लगता है। कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर इफ ही रिमेन्स इन कस्टडी फॉर 30 days फॉर सिमिलर एक्ट 5 years और मोर वाला क्राइम, तो उसको भी रिजाइन करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज उनको रिमूव करने के लिए कोई कह नहीं सकता है ना, प्राइम मिनिस्टर है, तो उनको खुद रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो खुद रिजाइन नहीं करते हैं तो वो 31st डे पे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, ही विल नॉट स्टे एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सिमिलरली the same set of clauses will apply to the state ministers as well। ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स पे भी सेम सेट ऑफ क्लॉज अप्लाई होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे रिमूवल गवर्नर करेंगे, है ना, सिर्फ इतना ही फर्क है, वहां पे रिमूवल गवर्नर करेंगे। बाकी पूरी जितनी भी कंडीशंस हमने बताई हैं वो स्टेट के मिनिस्टर और स्टेट के चीफ मिनिस्टर पे भी लगने वाली है। नाउ दिस इज द टेक्स्ट, है ना, ये टेक्स्ट है। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू यूटी विद लेजिस्लेचर, मतलब जिन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर है उनके मंत्रियों पे भी अप्लाई होती है, जैसे दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, है ना, पुडुचेरी। दे सीक टू अप्लाई इट देयर एज वेल, है ना, वहां पे भी अप्लाई करना चाहते हैं। अभी अप्लाई कुछ नहीं हुआ है क्योंकि अभी तो बिल आया है, कानून तो बना नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रपोजल। बट इस प्रपोजल पे सवाल क्यों है? सबसे पहले बात करते हैं कि एमपीज या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की जो पोजीशन है, क्या उससे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? यस, द आंसर इज यस। देयर आर 3 प्लेसेस या 3 एरियाज जहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। एक हमारे संविधान में ही आर्टिकल 102 के अंदर मेंशन्ड है। So those conditions are mentioned that if you hold an office of profit or if you are of unsound mind, ये सारी conditions आर्टिकल 102 में लिखी है। अगर ऐसा होता है तो आप एमपी की पोजीशन से हो जाएंगे जी डिस्क्वालीफाई। सिमिलरली हमारे संविधान के ही 10th शेड्यूल में ये लिखा है कि एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यू विल बी डिस्क्वालीफाइड इफ you voluntarily resign from your political party after getting elected। चुनाव के बाद अगर आप अपनी पार्टी से रिजाइन कर देते हैं या अपनी पार्टी के बताए गए डायरेक्शन के हिसाब से सदन में, हाउस में वोट नहीं देते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। खैर उसकी डिटेल हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझे कि अपार्ट फ्रॉम दीज टू, फर्स्ट इज Article 102, second is 10th schedule of the Constitution, third is Representation of People Act of 1951, जहां पे बताया गया है कि अगर किसी भी ऐसे केस में जिसमें 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट होती है, आप कोर्ट के द्वारा गिल्टी प्रूव हो जाते हैं, द कोर्ट होल्ड्स यू गिल्टी, दैट इज कोर्ट कन्विक्ट्स यू, देन यू आर डिस्क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्टर होना या मिनिस्टरशिप या मिनिस्टर की जो पोजीशन है, दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो आप मिनिस्टर हो सकते हैं। द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच यू कैन बी अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज 6 months। So there are scenarios where people are made ministers but they are not member of parliament। फॉर एग्जाम्पल सुब्रमण्यम जयशंकर जब मंत्री बनाए गए थे तब उस वक्त वो राज्यसभा के मेंबर नहीं थे, वो बाद में इलेक्ट हुए, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको पार्लियामेंट का भी मेंबर बनना पड़ेगा। ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अब
जैसे ये डिस्क्वालिफिकेशन होती है, आप इतना समझ लीजिए कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है, मिनिस्टर के रिमूवल के बारे में बात नहीं करता है। मिनिस्टर का रिमूवल का जो सिनेरियो है वो तमिलनाडु से इमर्ज होता है। तमिलनाडु में वी सेंथिल बालाजी नाम के एक मंत्री को ईडी ने अरेस्ट किया ऑन सीरियस चार्जेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब उसके बाद वहां के गवर्नर ने कह दिया कि इस व्यक्ति को मैं मिनिस्टर की पोस्ट से हटा रहा हूं, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया, क्योंकि गवर्नर अपनी मर्जी से कैसे मिनिस्टर की पोस्ट से किसी को हटा सकते हैं, ऐसा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम स्टैलिन ने कहा। जिसके बाद यह तनाव चलता रहा, कोर्ट तक केस पहुंचा और कोर्ट ने भी यह सुझाव दिया, सजेशन दिया कि देयर शुड बी सम मैकेनिज्म सो दैट अ मिनिस्टर हु इज चार्ज्ड विद सीरियस ऑफेंसेस शुड नॉट बी becoming a minister or should not remain a minister for that time period. On the other hand, Supreme Court itself in earlier instances has said that we cannot assume a person to be guilty. If a person is in custody or in detention, that has no proof that the person is guilty. तो assumption of innocence हमारे criminal justice system का एक important part है, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इसको चलते हुए, इसके चलते बहुत सारे कंट्रोवर्सी या विवाद भी होते हैं बहुत सारे कानूनों के अंदर। हम उसको कहीं और देखेंगे, अभी उसका डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि क्या अगर कोई डिटेन हो जाता है मंत्री या मिनिस्टर, सिर्फ मात्र डिटेंशन से या अरेस्ट से उसका क्राइम तो साबित नहीं हो जाता है, और अगर मात्र सिर्फ डिटेंशन या अरेस्ट से क्राइम साबित नहीं होता है, प्रूव नहीं होता है, तो क्या यह सही होगा? विल इट बी करेक्ट टू रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मिनिस्ट्री? तो इसीलिए इस बिल पे सवाल उठे हैं। आर्बिट्ररी लॉस ऑफ ऑफिस या इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी को यहां पे नहीं देखा गया है। पीएम या सीएम की जो डिस्क्रिशन है, पीएम या सीएम का जो डिसीजन मेकिंग होता है कि किसको मिनिस्टर रखना है, किसको नहीं रखना है, ये वाला जो कानून आएगा या ये वाला जो अमेंडमेंट आएगा वो उस डिसीजन मेकिंग को बिल्कुल दरकिनार कर देगा, साइड कर देगा। Why? Because on the 31st day automatically that minister will be removed from office. Whether the chief minister wants it or not, they will be removed. Thirdly, there is an allegation कि ज्यादातर ये सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा लीड की गई स्टेट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकता है, खासतौर पे उन स्टेट्स में जहां पे या तो इलेक्शंस होने हैं या देयर इज अ लीडरशिप विच इज इमर्जिंग अगेंस्ट द सेंटर, और ये काफी ज्यादा फेडरलिज्म के खिलाफ है, ऐसा ऑपोजिशन के स्टेट्स कहते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुत ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में और यूटीज के अंदर चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स को सेंट्रल एजेंसीज ने अरेस्ट किया है, और अगर सिर्फ अरेस्ट होने से उनको मिनिस्टर की पोजीशन से हटा दिया जाए, सो देयर आर क्वेश्चन मार्क्स दैट आर रेज्ड। ये भी बात समझने वाली है कि अगर कोई अरेस्ट किया जाता है, डिटेंशन में होता है, तो वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। इसका मतलब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन मिनिस्टर की पोजीशन पे बैठने पे रोक है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि मिनिस्टर की पोजीशन एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है जिसमें पब्लिक ट्रस्ट करती है और एक्सपेक्ट करती है कि वो अच्छे से गवर्नेंस को संचालित करेगा, चलाएगा। बट इफ द मिनिस्टर देमसेल्व्स इज इन कस्टडी और इन जेल, हाउ कैन दे रन द गवर्नमेंट फ्रॉम द जेल? दिस इज द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय द मिनिस्ट्री। खैर, ये डिबेट में एक चीज तो तय है कि हमारा जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है उसको हम अभी तक एड्रेस नहीं कर रहे हैं। क्या है रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम? रूट कॉज ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज और क्रिमिनलाइजेशन का आपस में बहुत ही गहरा रिलेशन है। कई बार क्रिमिनल्स को सिर्फ इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज का टिकट दे दिया जाता है कि वो ज्यादा लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, उनके पास ब्लैक मनी है और उनके पास रिसोर्सेज हैं टू बी एबल टू गैदर वोट्स बाय हुक और बाय क्रुक। सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे पहले भी बहुत सारी जजमेंट आ चुकी है, जिसमें 2020 की सुरेश राम बाबू ठाकुर वाली जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने कैंडिडेचर लेवल पे ही ये डिसाइड करना चाहिए, वी विल नॉट गिव टिकट्स टू क्रिमिनल्स। क्या ये रेजोल्यूशन हर पॉलिटिकल पार्टी को पास नहीं करना चाहिए? और क्रिमिनल का मतलब वो जिनके अगेंस्ट सीरियस केसेस पेंडिंग है। इसके अलावा अगर पॉलिटिकल पार्टी किसी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग वाले व्यक्ति को
अपनी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट देती है तो उन्हें अपनी वेबसाइट पे उसे डिक्लेयर करना चाहिए दैट वी हैव गिवन दिस टिकट टू दिस पर्सन हु हैज द फॉलोइंग क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स मतलब पुराने केसेस इसके चल रहे हैं। इवन नॉमिनेशन फाइल करते वक्त जब आपके खिलाफ या तो कन्विक्शन या केसेस चलते होते हैं जिसमें आपके 1 साल से ज्यादा की सजा होती है, आपको नॉमिनेशन पेपर में वो दर्ज कराना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करे कि पॉलिटिकल पार्टीज गिव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑन देयर वेबसाइट दैट व्हाई दे हैव चोजन अ कैंडिडेट विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स और रिकॉर्ड्स। डिस्पाइट ऑल दिस व्हाट यू सी इज वेरी सैड। हमारे देश के 46% लोकसभा एमपीज, लोकसभा में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनमें से लगभग आधे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं और उसमें से 25 से 30% के खिलाफ तो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं जैसे किडनैपिंग, रेप, एक्सटॉर्शन, एब्डक्शन, ये सब। 42% ऑफ दिस कंट्री सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स आर फेसिंग क्रिमिनल केसेस। नाउ दिस हैज टू बी इरेडिकेटेड एट द रूट कॉज लेवल, नॉट जस्ट बाय अ डिटरेंस फ्रॉम रिमूविंग फ्रॉम मिनिस्ट्री। आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर कंसर्न को और कैसे हैंडल किया जा सकता है? जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन बिल के अंदर जो प्रावधान है वो ठीक तरीके से समझ लीजिएगा बिफोर गोइंग इनटू एनी डिबेट। फास्ट ट्रैक कोर्स हमारा जीएस मेंटोरशिप का होलिस्टिक कोर्स है जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अलोंग विद पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर्स के वीडियोस और टॉपिक वाइज क्विजेस मिलेंगे। इसमें आप एक एक्सेलरेटेड टाइमलाइन पे जीएस का सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। इसका बैच 2 स्टार्ट हो रहा है और इसमें एनरोल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए व्हाट आर योर सजेशंस फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स।